नूर एक गरीब और कमजोर लड़का है जो सारा दिन अपनी बीमार मां का ख्याल रखने में बिता देता है। वो उनके लिए दवाई बनाता है और उन्हें देते हुए कहता है, ध्यान से पीना, ये गर्म है। तभी बाहर बकरियां खाने के लिए चिल्लाने लगती हैं। नूर कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें चराने के लिए वैली में ले जाऊंगा। यह सुनकर उसकी मां को फिक्र हो जाती है, तो नूर प्रॉमिस करता है, मैं विलेज की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। उनकी खांसी बढ़ती देखकर वो कहता है, मैं आपके लिए रैबिट और कुछ नट्स ले आऊंगा, रात को आपके लिए रैबिट सूप बनाऊंगा। उसकी मां उसे पास बुलाती है और उसके चेहरे को साफ करते हुए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बीमार होने के कारण घर के काम में तुम्हारी मदद नहीं कर पाती। वो कहती है, तुम्हें अपनी जिंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसा तुम चाहते हो। रात को नूर रैबिट सूप बनाता है और उसे कटोरे में डालकर अपनी मां के पास लेकर जाता है, पर जब वो उन्हें उठाता है उसकी मां कोई जवाब नहीं देती। नूर घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें उठाने लगता है, पर अब उसकी मां जा चुकी थी। अगले दिन वो अपनी मां को अपने डैड के पास ही दफना देता है, वहां उन दोनों के लिए फूल रख देता है। रोते रोते नूर खुद को रोकता है और सोचता है, मां मुझे ऐसा नहीं देखना चाहती होंगी। इस दिन के बाद से उसे अकेले ही खुद का पालन पोषण करना पड़ता है। वह फैमिली फार्म का ध्यान रखता है, खाने के लिए हंटिंग करता है और घर का भी ख्याल रखता है। पालतू जानवरों की चीजों को मार्केट में बेचकर पैसे कमाता है। साथ ही वह दुनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई सारी किताबें भी पढ़ता है। वह भले ही इतना सब कुछ अकेले कर सकता था, लेकिन वो अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन जब वह कुर्सी पर चढ़कर किताब निकाल रहा था, अचानक वह नीचे गिर जाता है। उस किताब में वो कहानियां होती हैं जो उसके पिता उसे बचपन में सुनाया करते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी जो नूर को आज भी याद थी। एडवेंचरर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रैगन को हरा दिया था। साथ ही एक बूढ़े सोसरर से स्पेल्स सीखकर एक बंजर हो चुके जंगल को फिर से ठीक कर देता है। उसके डैड हमेशा कहते थे, एक एडवेंचर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा अपनी तलवार उठा लेता है। तभी नूर को अपनी मां की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। अगले दिन वह अपने माता पिता की कब्र के पास जाता है और कहता है, मैं पहली बार टाउन जाने वाला हूं और एडवेंचर बनकर ही वापस आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक सफर करने के बाद नूर एक सिटी तक पहुंच जाता है। क्योंकि वह शहर में पहली बार आया था, ये सारी चीजें उसे काफी नई लग रही थीं। इसके बाद वह एडवेंचर बनने के लिए एक गिल्ड में जाता है, पर वहां का मैनेजर भड़क कर कहता है, यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, चले जाओ यहां से। नूर डटकर कहता है, एडवेंचरर बने बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैनेजर कहता है, तुम्हारे मां बाप को बहुत फिक्र होगी। नूर की आंखें नम हो जाती हैं और वह जवाब देता है, मेरे मां बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैनेजर को यह सुनकर अफसोस होता है और वह कहता है, अगर एडवेंचर बनना है तो पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में जाओ, वहां स्वॉर्ड या मैजिक के बारे में सीख सकते हो। वह आगे कहता है, इसके अलावा भी कई आर्ट्स हैं जो तुम्हें सूट करें, वो सीख लेना, उसके बाद ही तुम एडवेंचर बन पाओगे। नूर वहां से खुश होकर चला जाता है और स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग लेने का डिसाइड करता है। वह बाकी स्टूडेंट्स के साथ स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। कुछ महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद भी उससे कुछ खास नहीं हो पाता, जबकि उसके आसपास के लोग अपनी तलवार को फ्लेम में कवर करना सीख चुके थे। टीचर उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स खुश होकर हंसते हैं। नूर दुखी होकर एडवेंचर गिल्ड से बाहर चला जाता है। वह अपने घर वापस आ जाता है, जहां अपने पेरेंट्स की कब्र के पास खड़ा होता है। वो उन्हें बताने ही वाला था, मैं कुछ नहीं कर पाया मां, पापा। पर तभी वह अचानक डिसाइड करता है, नहीं, मैं खुद ही ट्रेन करूंगा और अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाऊंगा। उसे याद आता है कि उसके स्वॉर्ड मास्टर ने कहा था, किसी एक स्किल को प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि उसे मास्टर न कर लो, क्योंकि उसने पूरी ट्रेनिंग में सिर्फ पैरी ही सीखी थी। नूर उसी की प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। हम देखते हैं 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह 7 तलवारों को एक साथ पैरी करने की स्किल हासिल कर लेता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वह एक ही स्ट्राइक में 7 स्वॉर्ड्स को पैरी कर सकता है। पर इस दौरान
वह कोई भी नई स्किल नहीं सीख पाता था। ये जानते हुए कि वह शायद कभी एडवेंचर नहीं बन पाएगा, नूर फिर भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। 7 साल बाद वह एक ही बार में 1000 से ज्यादा तलवारों को पैरी कर सकता था, लेकिन इतने समय बाद भी वह एक भी नई स्किल नहीं सीख पाया था। फिर भी उसने फैसला किया, अब मैं एडवेंचर बनने का एक आखिरी मौका लूंगा। वह अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलता है और गिल्ड में वापस पहुंच जाता है। लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट बदल चुकी थी। वह उसे अपना रिज्यूमे देती है और उसकी कैपेबिलिटी देखकर कहती है, तुम्हें रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए। नूर हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे यह पता है और मैं पहले ही उन सभी ट्रेनिंग स्कूलों में जा चुका हूं। अब वह ग्रेजुएट हो चुका था, नूर प्रैक्टिस करना जारी रखता है। पर कई महीने बीतने के बावजूद भी वह कोई भी स्किल्स यूज नहीं कर पाता। टीचर उससे निराश होकर कहता है, तुम्हें स्वॉर्ड आर्ट मास्टर करना छोड़ देना चाहिए, इससे तुम बस अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हो। वह आगे कहता है, तुम्हें एडवेंचर की जगह कुछ और बन जाना चाहिए, क्योंकि इतने महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी तुमने सिर्फ एक स्वॉर्ड अटैक को ही पैरी किया है। लेकिन नूर एडवेंचर ही बनना चाहता था, इसलिए टीचर उसके लिए दूसरा ट्रेनिंग स्कूल सजेस्ट करते हैं। वह एक वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। कई महीने बीत जाते हैं और वह लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। वहां का टीचर कहता है, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन इतने महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी तुमने अपने स्किल्स को बस थोड़ा सा ही इंप्रूव किया है। वह कहता है, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने इससे ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर डाला तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद नूर हंटर बनने चला जाता है, पर वहां भी वह कुछ खास नहीं कर पाता। फिर वह स्पाई बनने की कोशिश करता है, पर हर जगह की तरह वहां भी उसका प्रोग्रेस धीमा ही रहता है। जब वह मैजिक सीखने जाता है तो वह सिर्फ एक छोटी सी चाय की बत्ती जलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अंत में वह क्लेरिक बनने चला जाता है, जहां वह सिर्फ हल्के फुल्के जख्मों को ठीक करना सीख पाता है, पर उसके अलावा उसके बस का कुछ और नहीं था। थक हार कर वह वापस एडवेंचर गिल्ड में जाता है। वहीं पुराना मैनेजर कहता है, तुमने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। मैनेजर नाराज होकर कहता है, ऐसे में मैं तुम्हें एडवेंचर नहीं बना सकता। सामान उठाता है और कभी लोगों की खोई हुई बिल्लियों को पकड़ता है। कभी कभी उसे नालियां भी साफ करनी पड़ती हैं। पर इन सब के दौरान भी वो पैर स्किल की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। वो सोचता है, मैं हमेशा एक एडवेंचर बनकर लोगों की मदद करना चाहता था और अब वह सपना पूरा हो चुका है। लगता है इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन नॉर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, जहां वो एक ही साथ दर्जनों बोरियां उठाकर लेकर जाता है। वहां का ठेकेदार कहता है, यही तुम्हारी वजह से हमारा काम जल्दी खत्म हो पाया, और उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी नॉर को एक डंजन में से एक लड़की की चीखने की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे केव की तरफ दौड़ने लगता है। जब वो गुफा के अंदर आता है, वो देखता है कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची को एक विशालकाय प्राणी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसे प्राणी असली दुनिया में भी मौजूद हैं। वो सभी चारों तरफ फैलकर उस पर हमला करने वाले थे, पर तभी विशालकाय प्राणी एक ही हमले से एक नाइट को पीछे फेंक देता है। नॉर दौड़ता हुआ उस नाइट के पास जाता है, पर उसकी मौत हो चुकी थी। यह देख के बाकी के नाइट्स भी उस प्राणी पर हमला करने जाते हैं, पर वो विशालकाय प्राणी आसानी से उन सभी को हरा देता है। प्राणी उस लड़की को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि नॉर पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। प्राणी गुस्से में उसके पीछे भागने लगता है, और जैसे ही वो अपनी सिंगों से उस पर हमला करने वाला था, नॉर उसके अटैक को नाकाम कर देता है, जिससे वो प्राणी उड़ता हुआ बगल में चला जाता है। वो प्राणी फेड़ा हो जाता है और अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर रहा था। नॉर उसके सभी अटैक्स को नाकाम करना जारी रखता है, पर धीरे धीरे उसकी स्वॉर्ड टूटने लगती है। ऐसा करते करते उसकी तलवार की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। तभी उसे एक अंगूठी चमकती हुई नजर आती है, जिसके बाद वो प्राणी फिर से उस लड़की पर हमला करने जाता है। पर नॉर अपनी हल्की सी मैजिक का इस्तेमाल करके उसके पास पहुंच जाता है और प्राणी के अटैक को फिर से नाकाम कर देता है, पर इससे उसकी तलवार टूट जाती है।
नॉर सोचता है भले ही मैं एडवेंचर नहीं बन सकता, पर कम से कम इस लड़की को तो बचा ही सकता हूं। वो अपने पिता की बात याद करता है। एडवेंचर्स हमेशा ही अपनी तलवार से अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ते हैं। प्राणी फिर से अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर नॉर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उसके अटैक को नाकाम करता है, जिससे उसकी हथियार उसी की तरफ जाकर उसके नियंत्रण को खत्म कर देता है। इसके बाद नॉर सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इस विशालकाय प्राणी से लड़ते लड़ते मैं लगभग असुरक्षित ही हो गया। तो वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ट्रेन करेगा। इसके बाद कुछ लोग उस प्राणी की बॉडी को डंजन से हटा रहे थे और प्रिंसेस लिन सभी सोल्जर्स की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर रही थी। तभी इनेस वहां दौड़ती हुई आती है और चाल पूछती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए था। पर लिन कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था। तभी एक सोल्जर वहां आकर लिन को वापस कैसल चलने को कहता है। इसके बाद हम लिन के भाई को कैसल में देखते हैं, जो कि कह रहा था, क्या यह सच है कि एक मिनोटॉर को वहां समन किया गया था? मिनोटॉर तो डंजन के बहुत अंदर रहते हैं। वो सोल्जर कहता है, आप सच कह रहे हैं। इसका मतलब यह था कि किसी ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है। आगे वो सोल्जर एक रिंग के बारे में बताता है, जो कि उन्हें एक डेड बॉडी से मिली थी, जिसका इस्तेमाल उस मिनोटॉर को समन करने के लिए किया गया था। उस पर लगा हुआ स्टोन काफी ज्यादा प्योर है, जो कि आसानी से कहीं नहीं मिलता। लॉर्ड रेन कहता है, कोई भी अमीर फैमिली इसके पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि एक मिनोटॉर को इस रिंग में बंद करना बहुत मुश्किल काम है। आगे वो सोल्जर बताता है, ओकुन ने जब उस रिंग को एनालाइज किया, उस पर लगी क्रेस्ट को देखकर उन्हें पता चला कि ये रिंग किंगडम ऑफ डेथ से बिलोंग करती है। रेन ये सब सुन के ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि रेटसून को कमजोर करने का तरीका ढूंढता रहता है। लॉर्ड रेन कहता है, अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना क्रेक यहां छोड़ा है, यानी वे चाहते थे कि हमें इस बारे में पता लगे। टस्का राजा हमें के साथ वार करने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो उनके किंगडम के डंजन ऑफ लॉस्ट के रेलिक्स को कब्जा कर सके। रेन आगे पूछता है, उस आदमी का क्या हुआ जिसने लिन को बचाया था? उसने इस मिनोटॉर को इतनी जल्दी हरा दिया और हमारे स्पाइस से भी बचकर जा चुका है। आखिर वो है कौन? वहीं नॉर गिल्ड मास्टर से मिलने आया हुआ है। नॉर को जिंदा देखकर वो खुश था, क्योंकि नॉर काफी दिनों बाद गिल्ड आया था। नॉर कहता है, मुझे माफ करना, पर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए मुझे घर जाना पड़ा। मैनेजर कहता है, वैसे तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो मिनोटॉर तुमसे नहीं टकराया। उस मिनोटॉर से लड़ना तो मेरे जैसे एक रैंकर के लिए भी मुश्किल होता। नॉर सोचता है, तो ऐसे मिनोटॉर भी होते हैं। शुक्र है कि कल मैं बस एक पैल से लड़ा। और वो पूछता है, फिर आगे क्या हुआ? उस मिनोटॉर को किसी अनजान इंसान ने मार दिया। इस दुनिया में कितने ताकतवर लोग रहते हैं। इस गधे को अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि वो अनजान यही था। इसके बाद मैनेजर उसे अपने काम के पैसे दे देता है। तभी लिन वहां पहुंच जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉन्ग डिटेक्शन स्किल का यूज किया। नॉर उससे पूछता है, क्या तुम स्पाई फैशन से हो? लिन कहती है, नहीं, मेरी मेन ब्रांच मैजिशियन है, पर मैं बाकी के ब्रांचेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती हूं। उन्हें सभी लोग घूरने लगते हैं, तो लिन कहती है, हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। लिन उन दोनों पर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक का यूज करती है, जिससे कोई भी उन्हें देख या सुन नहीं पाता। काफी दूर आने के बाद लिन उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है और कहती है, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इस किंगडम के सिटीजन्स की भी जान बचाई है। पर नॉर कहता है, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं, तो अगर मैं वहां ना भी आता तो तुम आसानी से उसे हरा देती। लिन कहती है, यह सच नहीं है, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और थैंक यू के तौर पर मेरी फैमिली तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। पर इसके लिए नॉर मना कर देता है। लिन बार बार उसकी इच्छा पूरी करने की बात करती रहती है, पर हर बार नॉर उसे मना ही कर देता है। इस वजह से लिन रोने लगती है और कहती है, मेरी कोई इच्छा पूरी किए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ये देख के नॉर को उसका बचपन याद आता है, जब वह ऐसे ही हीलिंग मैजिक सीखने के लिए किसी के पास गया था और जिद करते करते रोने लगा था। तो हार मानकर नॉर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे फादर से मिलने चलूंगा,
पर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जब नॉर उसके घर के बाहर पहुंचता है, वो उसके आलीशान बंगले को देखकर हैरान था। अंदर जाते जाते वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और उस आलीशान घर को देखकर नॉर कहता है, ये जरूर कोई नोबल होगी। तभी उनके सामने इनिस आ जाती है और पूछने पर लिन उसे बताती है, ये मेरा गेस्ट है जिसने मुझे पिछली रात बचाया था। इसके बाद वो तीनों मिलकर लिन के फादर के पास जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें गिलबर्ट मिलता है और वो भी नीचे उतरकर नॉर के बारे में पूछता है। इनिस उसे बताती है, लेडी लिन को इसी ने बचाया था। गिलबर्ट कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी को बचाने के लायक हो। इनिस उससे कहती है, इसकी इज्जत करो, और अपने साथ चलने को कहती है। आगे हम किंग क्लाउड्स को देखते हैं, जो कि प्रिंस के साथ डेरिट्स किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेन कहता है, उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वे हमारे किंगडम के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। अगर हमने इसे भी इग्नोर कर दिया तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी लिन उन सभी के साथ वहां पहुंच जाती है और बताती है, उसे उस रात बचाने वाला नॉर ही था। नॉर कहता है, मुझे मेरे कपड़ों के लिए माफ करना। वो लिन मुझे जल्दी जल्दी में यहां ले आई और मैं कोई नोबल नहीं हूं, तो मुझे मैनर्स नहीं पता। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। किंग कहते हैं, तुम इन सब चीजों की फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। और वो उससे कहते हैं, तुम जो भी मांगोगे अगर मेरी पावर में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। पर नॉर कुछ भी लेने से मना कर देता है। किंग कहता है, अगर तुम्हें जमीन और पैसा नहीं चाहिए तो क्यों ना तुम डंजन का ट्रेजर ले जाओ। हमारे किंगडम में एक बहुत पुराना डंजन है जहां पर वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो आधा दे सकता हूं। पर नॉर इसके लिए भी मना कर देता है। किंग अपनी गद्दी के पीछे से एक तलवार निकालते हैं और कहते हैं, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब मैं युद्ध करने नहीं जा सकता, तो ये सिर्फ मेरे पास डेकोरेशन के लिए है। तो बेहतर तो यही होगा कि तुम इसे रख लो। जैसे ही नॉर उस तलवार को पकड़ता है, वो उसे बहुत भारी लगती है। नॉर को वो तलवार बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी। किंग कहते हैं, चिंता मत करो, ये तो ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते वक्त मिल गई। ये सुन के नॉर उस तलवार को लेने के लिए मान जाता है। किंग उसे उस तलवार को ट्राई करने को कहते हैं। नॉर अपने हाथों में फिजिकल करके नॉर उस तलवार को हल्का सा स्विंग करता है और उससे बनी शॉक वेव को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नॉर कहता है, ये तलवार थोड़ी भारी है पर मैं इसे संभाल लूंगा। वहीं किंग ये देख के हंस रहा था, क्योंकि नॉर उस भारी भरकम तलवार को एक ही हाथ से स्विंग कर सकता है। आगे किंग चाहता है कि नॉर उसकी बेटी को ट्रेन करे, क्योंकि अब उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पर नॉर कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस लिन को कुछ सिखा सकता हूं। इसके बाद नॉर वहां से चला जाता है और सोचता है, इस वर्ड का वेट ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यह काफी इंपॉर्टेंट है। पर एक सेकंड, इस तलवार का साइज तो बिल्कुल नाली जितना है, इससे मैं उसे बड़ी आसानी से साफ कर दूंगा। तभी इनिस वहां पहुंच जाती है। वो कहती है, मैं नॉर से माफी मांगना चाहती हूं, हमें प्रिंसेस लिन के सेवियर को इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। नॉर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम इनिस है और मैं वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूं। बचपन से ही मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे कि लिन को बचाने का हुक्म दिया गया है। वो आगे कहती है, लिन की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, तो लिन को बचाकर मैंने उसकी भी जान बचाई है। और वो नॉर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बता सकते हो। नॉर सोच रहा था, बड़े लोग हर चीज को कितना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, और उसे डर भी लगता है, कहीं मैंने इसकी थैंक यू एक्सेप्ट नहीं की तो पता नहीं ये क्या करेगी। तो वो कहता है, अगर मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, पर इतना। बोलते ही वो उसे डांट लगाने लगती है और कहती है, दोबारा सभी लोगों के साथ इतनी फ्रैंकली होकर बात मत करना। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद वो अचानक से फिर से शांत हो जाती है और उसका नाम पूछती है। जब नॉर अपना नाम बताता है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही वहां गिलबर्ट पहुंच जाता है और कहता है,
चलो मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गिलबर्ट उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहां वो नॉर को साथ में लड़ने को कहता है। नॉर सोचता है, ट्रेनिंग स्कूल के बाद से मैंने किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी, तो ये मौका अच्छा है अपने सीनियर से कुछ नया सीखने का। इसके बाद दोनों अरीना में उतर जाते हैं। नॉर को देखकर सभी कह रहे थे, ये कौन संख है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज कर दिया? इस भोंदू को मरना है। गिलबर्ट नॉर पर हमला करना शुरू कर देता है, पर नॉर उसके हर अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा था। नॉर को उसके मूवमेंट्स बड़े ही स्मूथ लगते हैं, पर यह सब कुछ उसके लिए बहुत स्लो था। उसे लगता है कि गिलबर्ट शायद अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहा है। तो नॉर लड़ाई को रोक कर कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहे हो। मेरी चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। गिलबर्ट को लगता है कि शायद वो अनकॉन्शियसली खुद की ताकत पे कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद वह और भी ज्यादा स्पीड से नॉर पर हमला करना जारी रखता है, पर नॉर इस बार भी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा है। चीजें बहुत बोरिंग हो चुकी थी, तो इसीलिए वो कंप्यूटर्स को ढूंढने बाहर चला गया, लेकिन बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। विलेज हेड उसे बताता है कैपिटल स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को रिक्रूट कर रहा है। तो गिलबर्ट वापस कैपिटल पहुंच जाता है और अकेले ही मॉन्स्टर्स को हंट करता है। और जब भी उसे पता लगता था कि कोई ताकतवर मिलिट्री को ज्वाइन कर रहा है, वो उन्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देता था, पर वो उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा देता था। वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो किसी ऐसे से लड़ना चाहता था जो उसके सामने चैलेंज बन के खड़ा हो। वो इतने भयंकर तरीके से बोर हो चुका था कि उसे लग रहा था कि वो कहीं पागल न हो जाए। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने कमजोर लोगों से घिरा पड़ा है। एक दिन जब वो बोर होकर पेड़ के नीचे बैठा था, तभी स्वर्ड मास्टर उसके पास आता है। स्वर्ड मास्टर उससे कहता है, तुम्हें इनिस से फाइट करनी चाहिए। पर गिलबर्ट कहता है, वो स्ट्रॉन्ग तो है, पर मैं फिर भी जीत जाऊंगा। वहीं प्रेजेंट में गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नॉर किस तरह का इंसान है। उसने किसी भी तरह का रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया, और ऊपर से वह किंग के साथ कितनी फ्रैंकली बात कर रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि नॉर किसी मिंटर को हरा सकता है, पर उनकी मॉक बैटल के बाद उसे अब नॉर की एबिलिटीज में भरोसा होने लगा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसकी अल्टीमेट एबिलिटी उसे हरा ही देगी, पर वो तो उसे छू भी नहीं पाई। उसे कुछ नहीं पता था कि नॉर ने हमला कैसे डॉज किया, और वह हार मानने ही वाला था कि उससे पहले नॉर ने हार मान ली। गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसने फाइट को क्विट क्यों किया और उससे लड़ते रहने के लिए कन्विंस कर रहा था, लेकिन नॉर नहीं मानता। जब नॉर वहां से चला जाता है, गिलबर्ट को जमीन पर काफी सारे गड्ढे दिखते हैं जो कि पता ही वहां कैसे आए थे। अब उसे लगता है कि कैपिटल में आखिरकार चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। घर जाते वक्त नॉर सोच रहा था, मैं खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, पर जब उसने अपना अल्टीमेट हमला किया, फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर स्टेप का यूज करके नॉर खुद को वहां से हटाने में सफल रहा था। पर उसे यकीन था कि अगर गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। और वो मन ही मन गिलबर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने खुद को कंट्रोल करते हुए भी नॉर को अपनी औकात दिखा दी, वरना वो तो पता नहीं खुद को कितना ज्यादा ताकतवर समझने लगता। इसके बाद नॉर डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। अगले दिन नॉर उसी स्वॉर्ड का यूज करके नाली को साफ कर रहा था। वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि वो स्वॉर्ड कितने अच्छे से उसे साफ कर रही थी। ये देख के वहां खड़े लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद और भी लोग उसे नाली साफ करने का काम देने लगते हैं। उसे नाली साफ करने का काम तो मिल रहा था, पर कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो चुकी थी और उसे लगता है कि वह पैसे नहीं कमा पाएगा। अगर ऐसे ही काम बंद होता गया तो वो बैठ के अपनी स्वॉर्ड को अलग अलग तरीके से यूज करने का सोचने लगता है, जिनसे वो विलेजर्स की मदद भी कर पाएगा और पैसे भी कमा पाएगा। लेकिन उसे ये सारी चीजें आती ही नहीं थी, और वो डिसपॉइंटेड था कि इतने टाइम तक कितने सारे ट्रेनिंग स्कूल जाने के बाद भी वो कोई भी अलग स्किल नहीं सीख पाया। तभी वहां लिन आती है। नॉर रीनास की धमकी याद करता है और उसे बड़े ही फॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है। वो उससे पूछता है, तुम यहां क्यों आई हो? लिन चाहती है कि नॉर उसे अपने असिस्टेंट की तरह काम पर रख ले।
मैं बस तुम्हारे साथ अप्रेंटिस की तरह रहूंगी। वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी उसे परेशान नहीं करेगी, पर नॉर इस प्रस्ताव को मना कर देता है। लिन कहती है, मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकती हूं, और भले ही मैं भोंदू दिखती हूं, पर मैंने हर ट्रेनिंग स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। नॉर कहता है, वो बात नहीं है। मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता और मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। इस पे लिन जिद करने लगती है, पर बार बार नॉर के मना करने के बाद वो कहती है, मैं तुम्हें असिस्ट कर सकती हूं, और इसे साबित करने के लिए आइस से खुद पर हमला करती है। फिर आग बनाकर आइस को पिघला भी देती है, जिसके बाद लिन एक छोटे से चाकू से पीछे खड़ा बड़ा सा पेड़ काट देती है। फिर वह अपनी तलवार निकालती है और डिवाइन स्लैश का यूज करती है, जो कि अनडेड क्रिएचर्स के खिलाफ बहुत काम का होता है। मैं अपनी और ताकतों को दिखाना चाहती थी, लेकिन नॉर उसे रोक देता है और पूछता है, तुम मेरा अप्रेंटिस बनने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? उसे लगता है कि लिन को कोई गलतफहमी हो चुकी है कि वो किसी तरह उसे गाइड कर सकता है। नॉर उससे कहता है, अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। फिर भी लिन नहीं मान रही थी। वो कहती है, भले ही मैं तुम्हारी जितनी ताकतवर ना हो, पर मैं तुम्हारे किसी ना किसी काम तो आ सकती हूं। यह सब सुनने के बाद नॉर डिसाइड करता है कि उसे दिखाना ही पड़ेगा कि वो आखिर कितना नल्ला है। वो अपनी छोटी सी फ्लेम दिखाता है। यह देख के लिन शॉक हो जाती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और याद करती है कि ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सभी स्टूडेंट्स को एक टैलेंटलेस स्टूडेंट के बारे में बताया था, पर यह सुन के उन सभी को लगा था कि ये सब ऐसे ही कहानियां हैं, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग बड़ी ही मुश्किल होती है। वो इतनी टफ होती है कि बड़े बड़े लोग भी दिन के अंदर उसे छोड़ देते हैं। पर आखिर 12 साल के बच्चे ने सभी ट्रेनिंग स्कूल्स की ट्रेनिंग पूरी कैसे कर दी? वो भी इन सारी चीजों को कहानियां ही मानती थी। लेकिन नॉर से मिलने के बाद उसकी सोच बदल चुकी है। लिन याद करती है कि ओकुन ने उसे भी अपनी टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जो पहले से थोड़ी बड़ी है। ओकुन कहता है, मैंने 2 सालों तक प्रैक्टिस करके ये स्किल सीखी है, इसलिए मेरी टाइनी फ्लेम एवरेज से बड़ी है। वह भी अपना टाइनी फ्लेम मैजिक यूज करती है और सोचती है, क्या मैं कभी इसे बड़ा बना पाऊंगी? उसे याद आता है जब नॉर ने अपना टाइनी फ्लेम यूज किया था, वो ओकुन से बहुत ज्यादा बड़ा था, जबकि ओकुन ने इतने साल ट्रेनिंग की है जितने साल नॉर की उम्र भी नहीं है। नॉर उससे कहता है, तुम्हारे बाकी के स्किल्स भी इसी की तरह लो लेवल्स हैं, और इसलिए मैं तुम्हें अपने अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिन को लगता है कि उसके बाकी के स्किल्स भी बहुत हाई लेवल होंगे। अब उसे अपनी छोटी मोटी स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि नॉर ने मीनाटोर को हराने के बाद भी कोई शो ऑफ नहीं किया था, बल्कि वो अपनी पूरी ताकत से लोगों की मदद करता रहा। वह शरीर और दिमाग दोनों से ही स्ट्रांग है। एक दिन मेरा भाई और मैं इस किंगडम को लीड करेंगे। मुझे मेरे भाई की मदद करनी होगी, इसलिए मुझे अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी, और जब तक वो मुझे अपने अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मैं उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलती रहूंगी। मुझे यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है, उसका जवाब हमें उसी इंसान से मिलेगा। इसके बाद वह फिर से नॉर से मिलने चली जाती है। वह नॉर को अपना मास्टर मान चुकी थी। नॉर सोच में पड़ जाता है, यहां हो क्या रहा है?